नमस्कार। सुनिए ज़रा, में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कई चांद थे सरे आसमां का चौथा बाब। किताब डॉक्टर वसीम जाफर की तहरीरों पर आधारित छोटी सी किताब थी, बिल्कुल जैसे सफ़ीर बिलग्रामी की रिशात सफ़ीर। नाम के हिसाब से तो रिशात सफ़ीर काव्य संग्रह लगती है, लेकिन है दरअसल स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शब्दकोश। उर्दू में लिंगों के बारे में झंझट के बावजूद सफ़ीर ने इस किताब में उर्दू पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कायदे भी बयान करने या तैयार करने का जोखिम उठाया था। किताब इस एतबार से नाकाम रही तो क्या हुआ, और हर तरह से तो कारगर थी। रिशात सफ़ीर छापा खाना नूरुल अनवार आरा से 1876 में छपी थी, फिर कभी न छपी, और उसकी प्रतियां अब तकरीबन नायाब थीं। मैं उससे बहुत काम नहीं लेता, लेकिन उसे अजीज बहुत रखता हूँ। 200-250 पन्ने, गदला कागज, गंदी छपाई, लेकिन मोटे अक्षरों में साफ किताबत। बहुत मोटी दफ्ती की जिल्द जिस पर चमड़ा ढका हुआ। पिछले मालिक ने किताब को शायद एहतियात से न रखा था। दफ्ती दोनों तरफ टेढ़ी हो गई थी। जिल्द की सुनहरी लकीर इतनी धुंधली गोया कभी थी ही नहीं। चमड़ा जहां जहां से सूख कर तड़क गया था। बादामी गत्ता उसके नीचे साफ नजर आने लगा था। मैं जब भी कोई लफ्ज देखने के लिए रिशात सफ़ीर खोलता तो चमड़े पर हल्की सी क्रीम या जैतून का तेल जरूर फेर देता कि चमड़ा कुछ नरम हो जाए और उसमें आगे दरारें न पड़ें। यूरोप और अमेरिका वाले ऐसे कामों के लिए बर्फानी लोमड़ी के तेल की बनी गाढ़ी पॉलिश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेगुनाह जानवरों की जान लेकर अपना उल्लू सीधा करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर कोई दूसरा चारा ही ना हो तो और बात है। गत्ते की खाकी और चमड़े की कत्थई भूरी रंगत अब लंबी मुद्दत और मेरी हल्की रोगनी पॉलिश के सबब कुछ काली पड़ गई थी। इस वजह से वह किताब, मेरा मतलब है रिशात सफ़ीर, कुछ और भी पुरानी लगने लगी थी। मगर एक किताब थी क्या और किसकी थी? कौन उसे लाकर मेरे पलंग पर रख गया था, यह बात समझ में ना आती थी। मैंने उसे छुआ तो गरम गरम सी लगी, जैसे अभी अभी किसी ने धूप या आग के पास से उठा ली हो। मैंने उसे खोलना चाहा तो कुछ रुकावट का सा धोखा हुआ, गोया दफ्ती की जिल्द नीचे के कागजों के साथ चिपक कर रह गई हो। जिल्द पर कोई नाम था नहीं और पुश्ता जगह जगह से टूट गया था। लेकिन ना भी टूटा होता तो साफ जाहिर था कि उस पर लेखक या मालिक या रचना के बारे में कुछ न लिखा था। यह किताब हस्तलिखित है या प्रकाशित? उम्र के हिसाब से तो बहुत पुरानी न मालूम होती थी। रही होगी यही कोई 125 बरस की। लेकिन इतनी उम्र की भी किताब कीमती, बल्कि बेहद कीमती हो सकती थी। कहीं कोई बिल्कुल नायाब चीज ना हो, मसलन मीर के खत या बहादुर शाह जफर का अपने हाथ का लिखा हुआ दीवान। मुझे झुरझुरी सी आ गई, लेकिन जोर लगाकर किताब को खोलूं और वर्क वाकई आपस में चिपके हुए हों तो सब जाया हो जाएगा। तो फिर क्या? मैंने कुछ झुंझलाहट और कुछ बेसब्री से अपने दिल में कहा, जाया हो जाए कमबख्त, जाया हो जाए। अब भी यह मेरे या किसी के कौन काम की ही है, न खुलेगी तो बंद ही तो रहेगी। मैंने इस बार जरा जोर से किताब पर हाथ मारा। हल्की सी हरारत वैसी ही थी। ये क्या फिजूल के वहम है? हरारत का लफ्ज आमतौर पर हल्के जिस्मानी बुखार के लिए इंसानों के सिलसिले में बरतते हैं। यह किताब अगर कहीं से गर्म गर्म आई भी होगी, क्या मतलब गर्म गर्म आई होगी का क्या मतलब? क्या यह किताब नहीं कबाब है? तो भी अब तक ठंडी हो चुकी होगी। आग बुझी हुई उधर, टूटी हुई तनाब इधर। क्या खबर इस मुकाम तक आते आते किस किस ने इस किताब को पढ़ा और बढ़ता है।
और क्या जरूरी है कि उर्दू ही की किताब हो? फारसी, अरबी, इब्रानी कुछ भी हो सकती है। हाँ, अंग्रेजी संस्कृत तो है नहीं कि वह बाईं तरफ से खुलती है, लेकिन जब तक खुले ना, मुझे कैसे मालूम हो यह किताब बाएं से खुलनी है या दाएं से खुलनी है? मैंने हिम्मत करके डरते डरते किताब को कहीं बीच से खोलना चाहा। वर्क बहुत भारी भारी लगे, लेकिन सब के सब आपस में चिपके हुए न थे। भारी यूं जैसे बहुत देर तक पानी में तर रखे गए हों और फिर साये में सुखाए गए हों। अब्दुल रहमान चगताई जिन कागजों पर तस्वीर बनाते थे, उनके साथ पहले यही सलूक करते थे। लेकिन वह तो कागज ही खास तरह का होता था, और उस पर वो कुछ मसाले और अंडे की सफेदी, कुछ हल्का अलसी का तेल भी लगाकर उसे पानी बल्कि बारिश में डलवा देते थे। तो ऐसे कागज पर यह किताब लिखी गई थी। फिर तो शायद बहुत पुरानी ना होगी। अब मुझे महसूस हुआ कि कागज कुछ फूले फूले से थे, गोया पानी में जानबूझकर डुबोए और सुखाए न गए हों, बल्कि किसी हादसे के कारण देर तक पानी में रहे हों। शायद किसी बिगड़े दिल रईस ने पढ़ते पढ़ते किसी बात पर उलझकर या उकताकर उसे गहरे हौज में फेंक दिया हो, फिर बाद में अफसोस करके शायद इसे निकलवा लिया हो या कोई और ही ले भागा हो। सुना है वली दकनी के किसी रकीब ने उनका भी दीवान अचानक उठाकर नदी में झोंक दिया था। मीर सोज के भी तो शायरी के वर्क मीर ने शायद उनके हाथ से लेकर आसफुद्दौला की ऐन मौजूदगी में हौज में डुबो दिए थे। मेरा दिल एक बांस उछला। वली न सही, मीर सोज ही सही। मीर सोज ने बाद में चुपके से मीर की आंख बचाकर वो वर्क निकालकर सुखा साफ करके जिल्द बंद करा लिए होंगे। क्या उम्दा दरियाफ्त होगी। मगर यह कहानी भी सरासर फर्जी है। अच्छा, फर्जी सही, लेकिन इस किताब के पन्ने बहरहाल एक दो गुसल कर चुके थे और देर देर तक भीगे रहे थे। मैंने इस बार दफ्ती को उठाकर और करीब से देखना चाहा कि शायद अब सूख गई हो और पोस्तीन अलग दिखाई दे जाए। दफ्ती बड़ी आहिस्तगी से खुल गई। मुझे ख्याल भी न रहा कि अब तक मैं इस वहम या कश्मकश या बेचैनी में था कि दफ्ती, पोस्तीन और वर्क सब चिपक कर ठोस चौखटी तख्ती न बन गए हों। जिल्द खुली तो एक मरी हुई नन्ही मुन्नी रूपा मछली जिल्द के मोड़ और पोस्तीन के बीच पड़ी नजर आई। लो, इस चमन की बेचारी निगहबान और फूल चुनने वाली जो भी थी, उसको भी मौत आ गई। लेकिन हवा लगते ही उसमें थोड़ी हरकत हुई। हवा लगते ही? सुना तो गया है कि किताब को हवा लगती रहे तो रूपा मछली मर जाती है, पनप नहीं सकती। और वह धीरे धीरे सरक कर, फिसलकर पोस्तीन के पीछे चली गई। पोस्तीन कत्थई पीली सांप की खाल जैसे रंग और नमूने वाले मोटे कागज की थी, जो अब से कोई 100-150 बरस पहले आम था। उसे कलकत्ते में अंग्रेजी किताबों के जिल्द साजों ने विलायत से मंगाकर आम किया था। गहरे रंगों के कारण उस पर कुछ लिखा भी होता तो पढ़ा ना जाता, और कागज जगह जगह से टूटा हुआ था। इस कागज में खराबी यह थी कि यह टूटता बहुत जल्द था। इसमें लचक न थी। जिल्द की दाब के साथ कई जगह तो टूट ही चुका था, और खुद पोस्तीनी वर्क पर भी दरारें पड़ रही थीं। रूपा मछली इन्हीं में से एक दरार के अंदर जा छुपी थी। नहीं, शायद सरक कर या फिसल कर जा रही थी। भला मरा हुआ कीड़ा चल कहां सकता है। सिलाई हालांकि फिलहाल महफूज मालूम होती थी, लेकिन अंदरूनी पुश्ता भी अब सिलाई से अलग हो रहा था। जुड़ाई लेई या गोंद की नहीं, सरेश की थी। उसकी बदबू मुद्दत हुई उड़ चुकी थी, लेकिन खुद सरेश की तह गदले शीशे की तरह जगह जगह सिलाई और पुश्ते से चिपकी हुई थी। चलो खैर, सिलाई टूटी नहीं है और फर्में सब अलग अलग दिखाई देते हैं।
अगर सामने से न खुल सकी तो कोई माहिर जिल्दसाज इसे पुश्ते की तरफ से खोल ही लेगा। मैंने पोस्तीन का वर्क पलटा। जिस तरह के कागज की यह पोस्तीन थी, उसकी दूसरी तरफ कागज आमतौर पर बिल्कुल सादा होता था। यानी उसमें रंग तो होता था, लेकिन एक ही रंग। लिहाजा उस पर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते थे। बस भारी कलम और बहुत रोशन स्याही दरकार होती थी। लेकिन यहां भी कुछ नहीं लिखा था। अगला वर्क किताब का पहला पृष्ठ था, लेकिन खाली। ला हौल वला कुव्वत। कोई कुछ अपना नाम, दस्तखत, मुहर, तारीख कुछ तो छोड़ गया होता। 100 रंग हैं, खराबी पर कुछ तो रह गया है के अनुसार कुछ तो मुझ तक पहुंच जाता। मैं तो जहां तक हो अपनी हर किताब पर अपना नाम जरूर लिखता हूं, और अगर पुरानी किताब हो तो उस पर कुछ किताब की तफसील भी लिखता हूं। मुझे बड़ी मायूसी हुई, कहीं पूरी किताब ही इस तरह सादा न हो। मैंने दिल में कहा, चलो छोड़ो किताब को, उठाकर परे करो, सुबह देखेंगे। मैं किताब को सिरहाने की तरफ तकिया के नीचे खिसकाने ही जा रहा था कि एकाएक मुझे अपनी गर्दन की पिछली तरफ के रोए खड़े होते हुए लगे, जैसे कोई मेरे पीछे है और झुककर किताब को पढ़ने या पहचानने की कोशिश में है, और उसकी सांस मेरी गर्दन के आसपास है। इस अकेले घर में कौन? पीछे गर्दन घुमाने की हिम्मत न पड़ती थी, और यूं भी मेरी गर्दन जरा अकड़ी हुई सी है। हो सके तो क्षमा सा दीजे रगे गर्दन जला, मीर का मिसरा है, जिसका मतलब है अपने घमंड को इस तरह जला दीजिए जैसे मोमबत्ती अपने अंदर के धागे को जला डालती है। पर अमल करने की हिम्मत नहीं। मैं स्पॉन्डिलाइटिस का पुराना मरीज हूं। सर किसी के सामने झुकता नहीं, यह रुतबा खुद ब खुद हासिल हो गया है। कुदरत के भी खेल निराले हैं। खैर, गर्दन को किसी न किसी तरह धीरे धीरे करके एक हद तक मोड़ लेता, लेकिन असली मामला तो बिखरी हुई हिम्मत को जुटाने का था। सांस की तो आवाज भी अब सुनाई दे रही थी। किताब यूं ही खुली हुई थी। अचानक अपने ही आप एक हल्की सी आवाज के साथ किताब बंद हो गई। मैं भी ठीक से चौंक भी नहीं पाया था कि किताब फिर खुली और किसी ने फुसफुसाहट के लहजे में, लेकिन बिल्कुल साफ साफ, हर हर्फ को अदा करते हुए कुछ कहा। मगर क्या कहा, ये मैं न समझ सका। खुदा मालूम उर्दू थी या पश्तो या तुर्की, मेरे लिए सब बराबर थी। मैंने हिम्मत फिर जुटानी चाहिए कि देखूं तो सही क्या कोई ख्वाब देख रहा हूं। लेकिन अचानक किताब के खुले वर्क पर एक नारंगी जाफरानी लहर थरथराती हुई गुजर गई। नहीं, मैं शायद भूलता हूं। थरथरा तो वो बिल्कुल नहीं रही थी। वह तो इस तरह गुजरी थी जैसे जानदार हो, बल खाती हुई, कुमकुमे की चूड़ी की तरह। लेकिन वर्क अब भी खाली था। फिर कुछ ऐसा लगा कि खाली तो नहीं था। कभी उस पर कुछ लिखा हुआ होगा जिसे किसी बेदर्द ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता रगड़ कर मिटा दिया था। मैग्नीफाइंग लेंस उठाऊं, कमबख्त को इसी दराज में तो रखता हूं, लेकिन दराज कहां, मैं तो पलंग पर दराज में हूं। मैंने बाएं हाथ की मुट्ठी में जरा सा सुराख बनाया और एक तरफ से मुट्ठी को कुछ ज्यादा खुला छोड़े रखा, जिस तरह बचपन में दूरबीन का खेल खेलता था। यानी कभी कभी पढ़ते पढ़ते मैं मुट्ठी को माइक्रोस्कोप समझ लेता। मुट्ठी बंद करके एक आंख मीच कर अध खुली मुट्ठी को आंख से लगाता। इस तरह की बारीक सुराख वाला सिरा दूसरी तरफ होता। फिर बारीक सुराख से गुजरकर निगाह का तार शायद ज्यादा रोशन और शोक हो जाता, और महीन लिखी हुई इबारत का एक दो लफ्ज मुझे पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने जाता था। लेकिन अब तो मुझे आंख की हकीकत सब मालूम है। ये निगाह का तारवार फिजूल वहम की बनाई हुई शक्लें हैं। रोशनी आंख से नहीं निकलती, आंख में आती है तो दिखाई देता है। इब्नुल हैसम ने यह बात 1000 साल पहले बता दी थी। लोगों को यकीन तब आया जब उसे अंग्रेजी किताबों में साबित किया गया। लेकिन मुट्ठी की लंबाई एक तरह की फोकल लेंथ भी तो बनती है, मेरे जिद्दी जहन ने कहा, और इससे आंख की देखने की ताकत बढ़ जाती है।
कुछ दिन हुए मैंने डॉक्टर से अपनी आंखों का मुआयना कराया था, तो उसने एक काली टिकिया मेरी आंख पर रखी थी। टिकिया में सिर्फ एक महीन सा सुराख था। मेरी कमजोर आंख पर भी उसने वो टिकिया रखी तो उस बारीक सुराख से मुझे बहुत से हर्फ साफ साफ नजर आ गए, जिन्हें आमतौर पर मेरे लिए पढ़ना नामुमकिन था। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी आधी अंधी आंख ठीक हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह कुछ खास आशाजनक बात नहीं, दिलचस्प जरूर है। इसे पिनहोल इफेक्ट कहते हैं। तो मैं इसी पिनहोल इफेक्ट को क्यों ना काम में लाऊं। मैग्नीफाइंग लेंस नहीं है तो ना सही, होगा, पिनहोल इफेक्ट ही होगा। लेकिन मेरा तो हाथ ही कांप रहा था, मुट्ठी बंद नहीं हो रही थी। अब तो बदन में भी हल्की सी थरथराहट थी। पीछे कोई था, होठों ही में मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर गजब की नरमाहट है, मुझसे किसी ने कहा। खुशी से वह चेहरा खिला जा रहा है। खौफ के मारे मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। पीछे मुड़कर देखा नहीं, न देख सकता हूँ। न वाकई कोई चेहरा या कोई हस्ती मेरे कंधे की ओट से किताब को या किताब को देखने की मेरी कोशिश को देखने में मशगूल है। और कोई है भी नहीं, और कोई दिखाई भी नहीं देता, और कोई फूल की तरह खिल रहा है। और मैं, मेरे सर और गर्दन के पिछले भाग पर किसी सांस का लम्स और फुसफुसाहट। अकेला घर। किसे आवाज दूं कि खुदा के वास्ते मुझे इस अजाब से। यह किताब है कोई तिलिस्मी तख्ती। तिलिस्मी तख्ती पर तो कुछ लिखा होता है जिसे तिलिस्म तोड़ने वाला ही पढ़ सकता है। पसीने की एक बूंद मेरे माथे पर से फिसलकर दाहिनी आंख में आ रही। बाईं तो बहुत कमजोर है, दाईं आंख से ही सारे बारीक काम करता हूं। अनायास मेरा हाथ उठा कि पसीना सुखाऊं। खुल जाएगी, किसी ने कहा। घबराहट में मेरा हाथ मुट्ठी की तरह आप ही आप भींच गया और जोर से मेरी आंख पर इस तरह लगा जैसे किसी ने जबरन उसे हल्के हथौड़े की तरह मेरी आंख और भौं पर खटाक से ठोंक दिया हो। मुट्ठी के सिरे पर बारीक सुराख नन्ही सी सुई की तरह सुनहरे पुखराज की कनी सा जगमगा रहा था। और किताब के पहले वर्क पर जहां हाशिया होता है, अगर उस सफ़े पर हाशिया होता, उसी सुनहरी पुखराजी रोशनाई में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मिटा मिटा सा। मैंने आंख को खूब मीच कर उसे मुट्ठी के बारीक सुराख से पैबस्त करना चाहा। खुल जाएगी तो सुन सकोगे, किसी ने कुछ इस तरह कहा गोया आवाज मेरे कान में नहीं, रीढ़ की हड्डी में समा गई हो। पसीने की नई बूंदें माथे और आंख से होकर मुट्ठी को तर कर रही थीं, जैसे आंख में आंसू डबडबा आए हों। दिखाई क्या देता। कुछ घबराहट, कुछ गुस्से के आलम में किताब को फिर परे हटाना चाहा। वह हटी ही नहीं, पत्थर बन गई। मैंने कुछ ज्यादा जोर लगाने की हिम्मत की। हाथ अभी बढ़ाया भी न था कि लो, वह किताब आप ही आप किसी वर्क पर खुल गई, जैसे हवा के किसी गैर महसूस झोंके ने अपना काम दिखाया हो। कुछ लिखा हुआ था। फारसी थी कि उर्दू, पता न चल रहा था। सारा वर्क दोनों तरफ से कीड़ों का खाया हुआ। शायद ही कोई लाइन सुराख से खाली हो। मुझे गुस्से, खौफ और मायूसी से रोना आने लगा है, लेकिन आंख में तो आंसू नहीं, पानी की धुंध है। यह पानी कहाँ से आया? वही जो किताब के पन्नों में था, और कहां से? वह पहला वर्क आहिस्ता आहिस्ता अपने जोर पर उठा, अपनी कुव्वत से पलटा। किताब ठीक से खुलने वाली है शायद। दूसरे वर्क पर ऊपर बाईं तरफ कुछ पढ़ने में आने लगा था। कोई शेर मालूम होता था, लेकिन अक्सर हर्फ कीड़ों की खुराक हो चुके थे। मैंने मुट्ठी के सुराख से और फिर मुट्ठी खोलकर वर्क को मुमकिन हद तक आंखों के नजदीक लाकर पढ़ने की कोशिश की। बे, हिज्र, दरमर्ग, आनीस्त, शबे, अफसाना, बुगजर्द। किसका शेर है? यह शेर तो पढ़ा हुआ है, सैकड़ों बार का दिल ही दिल में दोहराया हुआ। कई बार इसकी कैफियत और रहस्य पर झूम चुका हूं। बाबा, बाबा ताहिर उरिया? नहीं, यह उनकी जुबान नहीं।
बाबा, 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 फुगानी गिलानी? नहीं, इस नाम का कोई शायर नहीं गुजरा। नसीरी गिलानी? हाँ, बाबा तीरी गिलानी। और फिर पूरा शेर मैंने पढ़ लिया या याद आ गया, और मैंने समझा कि वर्क पर पढ़ लिया है। बेख्वाबियम जहिज्र दर मर्ग मी जनद ई नीस्त आशबे की बफसाना बुगजर्द। विरह की रात में मेरा उनींदापन मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये रात वो रात नहीं जो कहानी कहने में गुजर जाए। वही पुखराजी सुनहरी रोशनाई, बहुत मिटी मिटी सी, लेकिन एक बसंती बहार थी कि इन हरफों से फटी पड़ती थी। कैसे कशिशें हैं और कैसे जोड़, सिर्फ एक दो दायरे और ना जाने कितनी कशिशें। मर्ग, नीस्त, शबे और बेख्वाबियम को भी यूं लिखा था कि बे और ख्वाबियम में भी कशिश डाल दी थी, और झंडे की तरह दिल में खुपते हुए ई और आ और अफसाना के अलिफ। ई नीस्त आ शबे की बा अफसाना बुगजर्द, क्या रहस्यमय बात है। और इस मौके पर तो और भी प्रतीकों भरी मालूम होती है। यह रात ऐसी रात नहीं कि कहानी की तरह गुजर जाए, या कहानी कहानी इसे गुजार दे, खत्म कर दे। सुनोगे तो कहूं, कोई फिर बोला है। खुदा मालूम कोई जिन्नात है या क्या है। मेरे जिस्मो जहां का जंगल इस आवाज को सुनकर थर्रा उठा है। शांत संजीदा रात के फर्श पर लंबे कदमों से कौन गुजरा है अभी। लेकिन कौन मुझे सुनाएगा, और क्या सुनाएगा। कौन है जो मुझसे कह रहा है, सुनोगे तो कहूं। क्या सुनूं, क्यों सुनूं। सादगी की ज्यादती ने मेरे होश के कानों में अनर्थ शोर का झाग भर दिया है। किताब बंद हो गई। मुझे अपने हाथ पर, और हाथ पर ही नहीं, बदन पर काबू नहीं रह गया। हजार चाहता हूं कि जी को मजबूत करूं, आंखें भींच लूं, उन्हें देर तक बंद रखूं, फिर आंख के कोने से बहुत धीरे धीरे देखूं कि किताब अब भी वही है कि नहीं। मेरे पीछे वाले वाली की सांसें अब भी मेरी गर्दन के बारीक रोयों को कपा रही हैं कि नहीं। जाते हैं कैसे कैसे समय, चश्मवा करो, यानी आंख खोलो। मीर मोहम्मद तकी साहब ने खिड़की में से झांक कर देखा, या शायद नहीं देखा, तो वहां खिड़की नहीं, बारीक शीशे की दीवार थी, और वह किताब, आर पार का मंजर, सब उस शीशे में चित्रित था। और जहां जहां जगह खाली थी, वहां से ठंडी हवा कभी तीर सी, कभी माशूक सी, कभी मिसरे सी छन कर आ जाती थी। किताब है कि बहुत सी गैर मुत्तलिक चीजों से बनाया गया कोई मंजर। लेकिन मेरी आंखें तो अभी बंद ही हैं, मैंने दिल में कहा। मेरी आंखें खौफ से बंद हैं शायद, लेकिन खौफ मुझे इस किताब से नहीं, अपने आप से था। शेर के नीचे भी कुछ लिखा हुआ था, बाकी सब कुछ की तरह मिटा मिटा सा। रोशनाई वही सिंदूरी जाफरानी सी, ये शायद पीलापन लिए हुए सी नीली, जिसे लाजवर्दी कहते हैं। लेकिन भला लाजवर्दी पर जाफरानी का शक क्यों कर गुजर सकता था। मैंने हजारों नहीं तो सैकड़ों पुरानी किताबें देखी, उठाई, और बढ़ती हैं। खुद मेरे पास ऐसी किताबों की ज्यादती नहीं तो कमी भी नहीं। ऐसा कभी न देखा कि पीलापन लिए हुए नीला रंग और लाली मिला जाफरानी रंग एक सा मालूम हो। लेकिन यह भी है कि दिल्ली के पुराने मुसव्विरों और कातिबों के खास रंग चार थे, सफेद, सुनहरा, लाजवर्दी और जाफरानी। ये रंग हमेशा घर की चारदीवारी में बड़े राजदाराना अंदाज में तैयार होते थे। क्या मजाल किसी को किसी के नुस्खे और इस्तेमाल की तरकीब के पर्चे की भनक पहुंच जाए। तो यह शायद ऐसे ही किसी घराने की खुफिया रोशनाई होगी जिसके रंग में और भी रंगों की छूट थी। कुछ मिर्जा के बाद कोई लफ्ज था, एक लफ्ज या शायद दो लफ्ज उसके पहले। मिर्जा, मिर्जा गालिब, मिर्जा सौदा, कुछ नौ सा भी पढ़ा जाता था। तो क्या ऐसे मिर्जा नौशां पढ़ूं? क्या ये गालिब के दस्तखत थे? मेरा दिल जोर से धड़का। लेकिन गालिब ने खुद को मिर्जा नौशां तो कभी लिखा न था, दूसरे लोग कहते थे। और नौशां,
नवाब तो क्या मिर्जा नौशाद लिखा हुआ है, लेकिन किसी और की कलम से है। अचानक मुझे बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि नौशाद नहीं, नवाब है, और मिर्जा के पहले हैं। मिर्जा के बाद जिस लफ्ज को मैं नौ गुमान कर रहा था, वह खान के खे की बिगड़ी हुई शक्ल है। अचानक सब आईना हो गया। नवाब मिर्जा खान लिखा हुआ था, और दस्तखत की तरह नहीं, बल्कि गोया किसी ने पहले बाबा नसीरी का शेर लिखा, फिर यह नाम लिखा, फिर नीचे कुछ और लिखा, मसलन मुलाहिजा नुमायंद या मुताला फरमायंद या दाखिले किताब खाना शुद्ध वगैरह। लेकिन दाग का किसी किताब खाने से ताल्लुक न था। रामपुर में वो अस्तबल के दरोगा मुकर्रर हुए थे, जिस पर कहते हैं कुछ लोगों को नागवारी हुई थी। शहर दिल्ली से आया एक मुश्ती आते ही अस्तबल में दाग हुआ। किसी ने फरमाया है कि ये शेर रसा रामपुरी का नहीं हो सकता, वो पुराने आदमी थे। अस्तबल में बे को आधा पढ़ा जाएगा, वो बे को पूरा क्यों कर लिख सकते थे? मैं कहता हूं क्यों ना लिखते। अस्तबल का उर्दू में एक तलफ़ुज़ अस्तबल भी है, और अगर ना भी हो तो क्या आफत आ गई। अरबी में बे आधी है, उर्दू वाले खींच कर बोलते हैं और उनके लिए वही सही है। खैर, मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि वे पुराने आदमी की भी खूब कही। पुराने आदमी उर्दू के अपने लोग थे, अरबी फारसी के गुलाम न थे जो अस्तबल को अस्तबल बोलना गधे की दुलत्तियां खाने के बराबर जानते। किताब फिर आपसे आप बंद हो गई। एकाएक हल्की सी चट की आवाज हुई, फिर एक पन्ना कहीं और से खुला। अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं हाथ का लिखा हुआ था या कांटे के अक्षरों का चरबा था। कोई उस्ताद कातिब ही होगा जिसने इतालवी कॉपर प्लेट से कुछ मिलते जुलते ढंग में काली रोशनाई से आड़े लंबे अक्षरों में लिखा था। लॉर्ड रॉबर्ट्स का नाम साफ पढ़ा गया। फिर सफ़े की आखिरी पंक्तियों में और बड़े अक्षरों में यह इबारत भी साफ दिखाई दी, मिर्जा फतुल मुल्क बहादुर गुलाम फखरुद्दीन रूम्स 1849। अब हाथ लगाकर अगला पन्ना पलटा तो बिल्कुल खाली। दूसरे पन्ने पर कुछ लिखा नजर नहीं आया, मगर खुलता ना था कि उर्दू है या फारसी। मेरा जी उलझने लगा। भला यह किस तरह की किताब है? छपी हुई है या हाथ की लिखी है? छपी होती तो पन्ने के पन्ने इस अजब ढंग के ना होते कि कोई खाली है, कोई घना लिखा हुआ है, इतना कि पढ़ा ना जाए, और कोई बहुत ही चिंदी चिंदी, कहीं अंग्रेजी है कहीं कुछ और। अजब जिन्नाती चीज है, मैंने दिल में कहा। अब इसे तकिए के नीचे महफूज रख दूं, सो जाऊं, सुबह देखूंगा। लेकिन अभी तो सरे शाम ही का समा है, रात बहुत दूर थी और मेरे सोने का वक्त अभी बिल्कुल न था। यह किताब नहीं, कोई जिन्नाती कारखाना है। बोलती है, चुप रहती है, आप ही आप खुलती है, आप ही आप बंद होती है, कभी डराती है कभी रिझाती है। आर्थर कोसलर की किताब का नाम द घोस्ट इन द मशीन था, तो इस किताब को द घोस्ट इन द बुक का नाम दे दूं। लेकिन कोसलर ने तो शीर्षक से देकार्त के नजरिए की तरफ इशारा किया था कि इंसान का जिस्म एक बर्तन है और रूह या दिमाग या सोचने की कुव्वत उसमें रखी हुई चीज, यानी आत्मा और पदार्थ अलग अलग चीजें हैं। कोसलर को खौफ था कि साइंस अगर यूं ही जोर दिखाती रही तो एक दिन वह मशीनों में जीवन शक्ति का सिद्धांत डाल देगी या दरियाफ्त कर लेगी, और मैं तो उन तमाम गुमशुदा चीजों को तलाश कर रहा हूं जिन्हें हम किताबों में बंद करके और किताबों को काले नीले बस्तों में बांध लपेट कर नदी के उस पार झाड़ी झंडियों में फेंक आए थे। कि हमारी बंदिशें ढीली थीं और वजन ज्यादा और कमरें टेढ़ी, और जब हम नदी की काली सी रेत के कगारों पर किसी तरह गिरते पड़ते नीम अंधेरे में कश्तियां टटोल रहे थे, तो वो बस्ते एक एक करके हमारी कमरों से फिसलते गए, मगर हमने कुछ ख्याल न किया। ए परी ख्वां, ये परीजादों की तस्खीर नहीं। किताब में से कुछ आवाज सी आई जैसे कोई गुनगुना रहा हो,
जैसे शीशे की सुराही में पानी टपक टपक कर जमा हो रहा हो, जैसे निहायत ही नाजुक छोटे से तानपुरे पर कोई परी सुरों को साध रही हो। कितनी दिलफरेब गूंज थी। नगमा गिरा है, बूंद बूंद फिर भी उठी है। कितनी गूंज उड़ती फिरी है जहन में, गर्दे ख्याल हर तरफ। फिर अचानक किताब का पन्ना रोशन हो गया, जैसे सिनेमा का छोटा सा पर्दा हो। मेरे घर में तो टीवी भी नहीं, और ये तस्वीरें तो रंगीन हैं, लेकिन सुना है ख्वाब तो हमेशा सफेद स्याह ही होते हैं। हिंदी वाले श्वेत श्याम लिखते हैं। लफ्ज खूबसूरत है, लेकिन अजब तरह की बनावट है उस बिंब में जो इस शब्द या शब्द समूह के जरिए जहन में रोशन होता है। लाल किले का लाहौरी दरवाजा, लेकिन यहाँ तो चहल पहल कुछ और तरह की है। वह पतलून और बुशर्ट पहने हुए कुछ बेढब से लोग, नमक मिर्च लगाकर केले खाते हुए, गहरी गाढ़ी लिपस्टिक और नुमाया होंठ, कुछ उकताए हुए, कुछ बिगड़ैल चेहरों वाली औरतें, स्कूटरों, कारों और बसों का धुआं और शोर, सड़क के दोनों तरफ दुकानें और ठेले, प्लास्टिक की थैलियां, गोलगप्पे और चाट के दोने, बदसूरत बीमार रंगों के प्लास्टिक के गिलास और आइसक्रीम की प्यालियां। ये सब कुछ नहीं। मेरे पीछे जामा मस्जिद साफ दिखाई देती है। कोई कहता है, आज तो चौक सदा उल्ला खां की छवि निराली है। हजरत मुर्शिद बरहक कद्र कुदरत जिले सुबहानी मीना बाजार तशरीफ ले जाएंगे। फिर कहीं से सितार पर खरज में किसी राग के आरोही सुर गूंजते हैं। पानी सार यह तो तिलक कामोद है। आरोही में रखब के सुर लग रहे हैं। गंधार जरा सा, लेकिन खरज पूरे जोर में। कैसी गूंजती हुई सी आवाज है। सितार लगता ही नहीं है, सरोद लगता है। खुदा जाने मिजराब और मिजराब वाले में कितनी जान होगी। सुरों में फैलाव और गहराई और वजन है। रे म पा नी सा, और अब अवरोही सा नी धा पा म ग रे ग सा। फिर पूरा राग बजने लगता है। सा नी सा पा नी सा रे पा मा गा। न बजाने वाला नजर आता है, न उसकी संगत वाले। लाहौरी दरवाजे पर रौनकें और भी बढ़ गई हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों की चाल जरा मध्यम है। तिलक कामोद रात के दूसरे पहर का राग है। यह सोरठ और देश में बहुत मिलता जुलता है। अभ्यस्त साजिंदे या गवैये ही इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। इस राग में गुजरती हुई रात का दर्द और भूले हुए लम्हों की कसक और आने वाली सुबह का खौफ है। जब शमएं बुझा दी जाएंगी, जब चिरागों के लावों के सर कलम होंगे। तो दोस्तों, ये था कई चांद थे सरे आसमां का चौथा बाब। अगला बाब हम जल्द ही लाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।